उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसके संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से इसमें रुकावटें चल रही थी। इसके बाद मार्च 2022 में इसको फिर से शुरू किया गया था। इसके आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि वीएलसी के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें करीब 25,972 स्वीकृत आवास में से लगभग 12,144 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 11,962 आवास वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हर गरीब को छत देना और समय पर उसको लाभ पहुंचाना है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जो मेरे उत्तराखंड में काम चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। और आप जानते हैं कि हमारी जो योजना बहुत पहले से स्वीकृत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम इसको शुरू नहीं कर पाए थे। और मार्च 2022 के बाद वो काम भी शुरू हुआ और आज वो प्रगति पे है। हमारे यहाँ जो बीएलसी योजना है, जिसमें 36 परियोजना हमारी चल रही थी और उसमें कुल हमारे स्वीकृत आवास थे 25,972, जिसमें 12,144 पूरे हो गए और 11,962 अभी प्रगति पे। ऐसी एएचपी जिसकी 20 परियोजनाएं हमारे यहाँ इसके हम संचालित है। आप ये कह सकते हैं इसमें कि 15,960 इसमें आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें 14,248 हमारे निर्माणाधीन है और 1,696 पूरे हो गए। कुल मिला के हमने कहा है कि इनको हम लोग दिसंबर 2024 तक ये जितने काम प्रगति पे है या जो काम हमारे यहाँ भी थोड़ा धीरे भी चल रहे हैं, उनको हम 2024 दिसंबर तक पूरा करें। क्योंकि हमें जो मकसद है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हर गरीब को उसकी छत मिले, तो उसका आखिर लाभ हमारे उस लाभार्थी को मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये काम बहुत लेट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, लेकिन आज मैं इस बात को लेके संतुष्ट हूँ कि मेरे यहाँ मार्च 2022 के बाद, यानी मेरी सरकार बनने के बाद में बहुत तेज़ी आई, काम दिखाई भी दे रहा है। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करेंगे। दूसरा, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जिम्मेवारी शुरू की, यानी कि तीसरी सरकार का जो नेतृत्व आपने प्रारंभ किया, तो आप जानते हैं उन्होंने फिर घोषणा की थी हम अपने प्रधानमंत्री आवास योजना को 3 करोड़ मकान बना के लाभार्थियों को दें, इसमें 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में देने। तो हमने भी उसके लिए यहाँ कल ही हमने उसके लिए 2.0 यानी कि जो हमारा दूसरी योजना शुरू होनी है 2024 से। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड की ओर से एक अनूठी पहल के तहत राज्य में पहली बार उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग यानी कि यूएचपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस लीग का शुभारंभ किया। ये टूर्नामेंट 20 अक्टूबर तक देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि ये उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। खेल के माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। संपूर्ण टीकाकरण से लेकर मानसिक और शिशु स्वास्थ्य तक हर पहलू को समझाने का ये एक अनूठा तरीका है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 8 टीमें भाग ले रहे हैं। और इसका हेतु यह है कि हमने कुछ गोल दिए हैं। हम तम्बाकू उत्तराखंड बनाना है, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है, संचारी रोगों को, तो ये हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और ये इसका प्रचार भी करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि स्वस्थ उत्तराखंड के लिए हम सबको स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसलिए हमने सभी जिलों में भी आयोजन कर रहे हैं क्रिकेट प्रतियोगिता का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का। और मुझे लगता है कि एक अलग सा अनुभव इसमें लोगों को फील हो रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक संदेश हम दे रहे हैं कि हमको सबको स्वस्थ रहना।
सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर के निरंजनपुर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सांसद ने विधिक साक्षरता शिविर में बतौर अतिथि के रूप में भाग लिया। शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र व वृद्धा पेंशन सहित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जो लोगों के लिए लगातार लाभान्वित हो रही हैं और आम आदमी इन योजनाओं से लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आखिरी छोर तक विकास करने में लगी है। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी से यहां के सभी सरकारी स्कूलों और जिन्हें सरकार से सहायता प्राप्त है ऐसे स्कूलों की एक सूची मांगी गई है। हम लोग शिक्षा पर खर्चा करेंगे। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है। हाल ही में ढंडेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिले, आपको बता दें, खाली गैस सिलेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि एक अलग से दंड के प्रावधान की जरूरत है, क्योंकि एक रेल में हजारों लोग यात्रा कर रहे होते हैं और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही होगी। सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसी उस पर काम कर रही है। मुझे बुरा थोड़ा सा जो झिझक है, उनको ग्रामेटिकली वो फिट है लेकिन उनको स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको हम उसके लिए इस ढंग के कोर्सेज हम देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा, इसलिए मैंने कहा कि हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। बच्चों की झिझक, सबसे पहली जो झिझक है, इस झिझक के कारण हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, तो झिझक उनकी दूर हो। कैसे बातचीत करनी है, हम कहीं पर जा रहे हैं तो इस तरह का हम उनको प्रशिक्षण देने की कोशिश करेंगे। गंभीर घटनाएं पिछले कुछ दिन से देखने में आ रही हैं और मुझे लगता है कि इसमें तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी है या आईबी है, रा है, वो तमाम तरह की संस्थाएं हैं, वो इस पर काम कर ही रही होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीज़ों का पर्दाफाश होगा और जिन जिन जो ये साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश विफल ही नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए दंड का जो प्राविधान है वो अलग से होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन में हजारों लोग होते हैं, हजारों लोगों की जान पर इस तरह का खेलने का काम जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए जो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, मुझे लगता है कि जरूर उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। वहीं अब सरकार पलायन रोकने के लिए दीपावली से पहले 150 उद्यमियों से संवाद कर पलायन रोकने के ऊपर काम करने जा रही है। भाजपा नेता मधु भट्ट का कहना है कि भाजपा सरकार पलायन रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सरकार का मुख्य उद्देश्य यहां के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करना है, जिसके लिए सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। और जिस तरह उत्तराखंड पर्यटन और अन्य गतिविधियों में एक नया मुकाम पूरे विश्व में बना चुका है, उसी तरह अब स्वरोजगार में भी अब एक अलग पहचान बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से पशु गणना के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप में हो रही दिक्कतों को देखते हुए हाल ही में NDLM देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां के पशु का गिनती की गई। इस बात को लेकर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि पशु गणना में मुख्य मुद्दा ऑफलाइन डाटा का था, जिसे देखते हुए NDLM की टीम ने रानी पोखरी के कोरसी गांव में आकर ऑनलाइन ऐप की टेस्टिंग की और संख्या का आंकलन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब संख्या की समीक्षा की जा रही है, जिसके सफल होने पर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा। पशु गणना का जो ऐप तैयार किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिस पर पूरा पशु गणना का कार्य ऑनलाइन किया जाना है, उस ऐप में कुछ प्रॉब्लम ऑफलाइन डाटा को लेकर थी, जिसका 2 अक्टूबर को भारत सरकार की NDLM की टीम आई थी, उत्तराखंड ही आए थे और कोडसी गांव में उन्होंने, जो कि हमारे यहाँ पे कोडसी गांव में कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है, ये रानी पोखरी ब्लॉक के आसपास पड़ता है, वहाँ उन्होंने उसको टेस्टिंग किया है। 2 तारीख को टीम ने पूरा डाटा कलेक्ट करके दिल्ली गए हैं, उसकी एनालिसिस चल रही है और अगर वो सफल हो जाता है तो फिर ये ऐप जैसे ही ओके हो जाएगा, गणना कार्य आरंभ हो जाएगा। कानपुर विधानसभा के भगवान संदेश हम दे रहे हैं कि हमको सबको स्वस्थ रहना।
सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर के निरंजनपुर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सांसद ने विधिक साक्षरता शिविर में बतौर अतिथि के रूप में भाग लिया। शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र व वृद्धा पेंशन सहित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जो लोगों के लिए लगातार लाभान्वित हो रही हैं और आम आदमी इन योजनाओं से लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आखिरी छोर तक विकास करने में लगी है। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी से यहां के सभी सरकारी स्कूलों और जिन्हें सरकार से सहायता प्राप्त है ऐसे स्कूलों की एक सूची मांगी गई है। हम लोग शिक्षा पर खर्चा करेंगे। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है। हाल ही में डंडेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिले, आपको बता दें, खाली गैस सिलेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि एक अलग से दंड के प्रावधान की जरूरत है, क्योंकि एक रेल में हजारों लोग यात्रा कर रहे होते हैं और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही होगी। सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसी उस पर काम कर रही है। मुझे बुरा तो थोड़ा सा जो झिझक है, उनको ग्रामेटिकली वो फिट है, लेकिन उनको स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको हम उसके लिए इस ढंग के कोर्सेज हम देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा, इसलिए मैंने कहा कि हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। बच्चों की झिझक, सबसे पहली जो झिझक है, इस झिझक के कारण हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, तो झिझक उनकी दूर हो, कैसे बातचीत करनी है, हम कहीं पर जा रहे हैं, तो इस तरह का हम उनको प्रशिक्षण देने की कोशिश करेंगे। गंभीर घटनाएं पिछले कुछ दिन से देखने में आ रही हैं और मुझे लगता है कि इसमें तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी है या आईबी है, रा है, वो तमाम तरह की संस्थाएं हैं, वो इस पर काम कर ही रही होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीज़ों का पर्दाफाश होगा और जिन जिन जो ये साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश विफल ही नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए दंड का जो प्राविधान है वो अलग से होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन में हजारों लोग होते हैं, हजारों लोगों की जान पर इस तरह का खेलने का काम जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए जो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, मुझे लगता है कि जरूर उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। वहीं अब सरकार पलायन रोकने के लिए दीपावली से पहले 150 उद्यमियों से संवाद कर पलायन रोकने के ऊपर काम करने जा रही है। भाजपा नेता मधु भट्ट का कहना है कि भाजपा सरकार पलायन रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सरकार का मुख्य उद्देश्य यहां के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करना है, जिसके लिए सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। और जिस तरह उत्तराखंड पर्यटन और अन्य गतिविधियों में एक नया मुकाम पूरे विश्व में बना चुका है, उसी तरह अब स्वरोजगार में भी अब एक अलग पहचान बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से पशु गणना के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप में हो रही दिक्कतों को देखते हुए हाल ही में NDLM देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां के पशु का गिनती की गई। इस बात को लेकर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि पशु गणना में मुख्य मुद्दा ऑफलाइन डाटा का था, जिसे देखते हुए NDLM की टीम ने रानी पोखरी के कोरसी गांव में आकर ऑनलाइन ऐप की टेस्टिंग की और संख्या का आंकलन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब संख्या की समीक्षा की जा रही है, जिसके सफल होने पर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा। पशु गणना का जो ऐप तैयार किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिस पर पूरा पशु गणना का कार्य ऑनलाइन किया जाना है, उस ऐप में कुछ प्रॉब्लम ऑफलाइन डाटा को लेकर थी, जिसका 2 अक्टूबर को भारत सरकार की NDLM की टीम आई थी, उत्तराखंड ही आए थे और कोडसी गांव में उन्होंने, जो कि हमारे यहाँ पे कोडसी गांव में कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है, ये रानी पोखरी ब्लॉक के आसपास पड़ता है, वहाँ उन्होंने उसको टेस्टिंग किया है। 2 तारीख को टीम ने पूरा डाटा कलेक्ट करके दिल्ली गए हैं, उसकी एनालिसिस चल रही है और अगर वो सफल हो जाता है तो फिर ये ऐप जैसे ही ओके हो जाएगा, गणना कार्य आरंभ हो जाएगा।
कानपुर विधानसभा के भगवान इंटर कॉलेज में नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने बताया कि 2007 में उनसे भगवानपुर शंकर इंटर कॉलेज में ज्वाइनिंग डाली थी। इसके बाद 2017 में भगवान शंकर इंटर कॉलेज सरकार द्वारा एड पर आया था, जिसके एवरेज में अनिल कपूर प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल में परमानेंट करने के नाम पर उससे 15 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो उसने अपनी जमीन बेचकर प्रधानाचार्य अनिल कुमार को दिए थे। अब प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने उसे स्कूल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार से व लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान से की है। एसडीएम ने मामले की जांच कानपुर खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी है। सर, मैं भगवान शंकर में 2007 से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जब 2017 में नियुक्ति हुई, जियो जारी हुआ उनका, उसने मेरे से 15 लाख रुपए मांगे प्रधानाचार्य अनिल कुमार शर्मा ने, जो मैंने उन्हें कैश के रूप में दिए। उसके बाद अब उन्होंने कहा भाई स्कूल एडिट हो गया है, तुम्हारा मामला यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और एसडीएम साहब के पास गया हूँ, जो कि गुहार लगाई है मैंने, और ये कहते हैं कि तुम्हारा वेतन भी रामपाल जी के द्वारा निकल रहा था। जबकि अभी मैंने फ़ोन किया रामपाल जी को, रामपाल जी ने कहा कि तुम्हारा वेतन मेरे यहाँ से तो नहीं निकलता था, केवल 94-95 का निकला। उसके बाद में वहाँ पर प्रबंधक नहीं था। 15 लाख की उसने एक एप्लीकेशन दी है कि मेरे से 15 लाख रुपए लेके ही मुझे लगवाया गया था और 18-20 साल मैंने नौकरी करी। उसके बाद बिना कारण के ही, बिना नोटिस के ही हटा दिया, ये उसका कहना था। तो मैंने इस संबंध में जो संबंधित जो बीओ है उनसे रिपोर्ट मांगी है और 2-4 दिन में इसमें रिपोर्ट आ जाएगी। लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने नगर में संचालित सीएससी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने सीएससी केंद्रों में बनाए जा रहे प्रमाण पत्रों की बारीकी से साथ जांच की, साथ ही संचालित सीएससी केंद्रों में सुविधाओं का भी जायजा लिया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया, हरिद्वार जिला अधिकारी के निर्देश पर सीएससी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। उसी क्रम में उनके द्वारा नगर के 5 सीएससी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान सीएससी केंद्रों पर कहीं फर्जी प्रमाण पत्रों तो नहीं बनाए जा रहे या फिर लोगों से अधिक पैसे तो नहीं वसूले जा रहे। इन सभी की उनके द्वारा बारीकी के साथ जांच की गई। इसमें 5 सेंटर मिले थे, 5 सेंटरों का मैंने आज निरीक्षण कर रहा हूँ। इसमें एक हमको एक प्रारूप मिला हुआ है, प्रारूप के हिसाब से हम लोग जांच भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई फर्जी प्रमाण पत्र बन रहा हो या ओवरचार्ज लोगों से किया जा रहा हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो हमारा UIDAI के जो वो है नॉर्म्स है या जो पोर्टल है, उसी के हिसाब से जो इनके जो सिस्टम जो चल रहे हैं या जो इनका जो पोर्टल जो चल रहा है, ये उसी के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें हैं को चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लालकुआ पुलिस ने लालकुआ निवासी सुनील शिवम वर्मा पुत्र महेश चंद्र वर्मा अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके पास पुलिस ने 9,000 रुपए बरामद किए। बाद में इस मामले की जांच की गई तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गई। पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने कुल 2,98,000 रुपए के 500 के नकली नोट बरामद किए। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीना ने बताया कि लालकुआ पुलिस ने नकली नोट के मामले में सुनार शिवम वर्मा को गिरफ्तार किया था, जिससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपने सभी साथियों को नाम बताए, जिस पर पुलिस ने एक के बाद एक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपियों की पहचान आसिफ अंसारी पुत्र इब्राहिम अंसारी बरेली, सायद मोहम्मद पुत्र सैयद इब्ने अली बरेली, अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मद राज, संजय नगर हाथेखाना लालकुआ, विनोद कुमार पुत्र विशन राम विकासपुरी खैरानी, विंदुक्ता संतोष कुमार पुत्र पूर्ण राम निवासी विकासपुरी खैरानी और विजय टमटा पुत्र नारायण टमटा निवासी गोड़ा नाला विदुक्ता के रूप में की गई है। अभी तक पुलिस इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके कब्जे से 500 के 614 नकली नोट बरामद हुए हैं, जो 3,07,000 की धनराशि है। 9 अक्टूबर को लालकुआ क्षेत्र में एक अभियुक्त के कब्जे से 9,000 रुपये नकली नोट के बरामद हुए थे। उसके बाद में इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी, CO सिटी, लालकुआ थाने की टीम, उसके साथ में SOG की टीम को सम्मिलित करते हुए बड़ी टीम गठित की गई और इस पूरे गिरोह का पता करने का कार्य शुरू किया गया।
जो हमारी पुलिस टीम है उसने अलग अलग जगह जब छापेमारी की और अलग अलग लोगों से जो पूछताछ है उसके आधार पे सारे गिरोह में शिवम वर्मा को मिला के टोटल 7 लोग जो हैं अब तक हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से 3,07,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। जो प्रारंभिक पूछताछ ये है उसके हिसाब से ये गिरोह जो है ये नकली नोट मालदा पश्चिम बंगाल से लाता था और उसको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य पड़ोसी राज्यों में खपाने का कार्य करता था। देखिए, इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें ये पता लग रहा है कि ये लोग पैसे जो लाए थे वो कहाँ इन्होंने चलाया। हालांकि ज़्यादा पैसा इनके द्वारा खर्च नहीं किया गया है और बड़ी संख्या में जो नकली नोट है वो हमने बरामद कर लिए हैं। लेकिन चूंकि ये मामला संवेदनशील है और एक अन्य राज्य में इस तरीके का नकली नोट वहाँ से लाने का मामला चल रहा है, तो इसमें हम भारत सरकार को और जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसको भी रिपोर्ट भेजेंगे ताकि वो भी अपने लेवल पर इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। जो अभियुक्त हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह से संबंधित हैं। इनके जो आपराधिक इतिहास उस संदर्भ में जो हमारी टीम है वो जांच। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर में प्रशासन द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व बंजर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी और सरकारी भूमि पर बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें अतिक्रमणकारियों द्वारा कोर्ट की शरण ली गई थी और खसरा संख्या 287 पर पुनर्निर्माण का आदेश किया गया था, जिसके बाद 2 दिन पूर्व वहां पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा था और प्रशासन द्वारा उसे रोक दिया गया था। राजस्व विभाग की टीम मौके पर नब्त करने गई थी। यहां मौके पर लोगों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई और नब्त करने का विरोध किया गया, जिसके बाद टीम को वापस आना पड़ा। उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि 29 मार्च 2023 को तत्कालीन उपजिलाधिकारी द्वारा पतरामपुर में रास्ते का जो नंबर था 290 नंबर पर जो अतिक्रमण था उन्हें नोटिस देकर अतिक्रमण हटाया गया था। इसके बाद लोगों द्वारा कोर्ट केस किया गया था और न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 287 पर पुनर्निर्माण का आदेश किया गया, जिसमें न्यायालय के आदेशों पर पूरा सम्मान करते हैं, किंतु इन लोगों द्वारा जिस जगह निर्माण कराया जा रहा था वो ही जगह थी जहां अतिक्रमण को तोड़ा गया था। जी पुराना है, 1-1.5 साल पुराना, जो अतिक्रमण की जद में नाम से वो वहाँ ध्वस्तीकरण किया गया था। 29 मेंबर थे पतरामपुर में, तो वो कोर्ट में रिट पीड़ित परिवारों ने डाली थी। कोर्ट का निर्णय, इनका कहना कि हमारे हक में हुआ है, जो कि इन्होंने सभी जगह वो कॉपियाँ भी दी हैं, आपको भी उपलब्ध कराई होगी कॉपी। तो उसके अनुसार ये निर्माण कार्य कर रहे थे और जो छुट्टी थी 2-3 बीच में, तो निर्माण कार्य परसों लगाया था। तो एडीएम साहब गए थे कि मैं नब्ती करवा के आपको चिन्हित करवा दूंगा जगह, और उसके बाद मैं आज इन्होंने नब्ती करवानी थी। तहसीलदार महोदय गई आज नब्ती, जहाँ से वो नब्ती कर रही थी, तो उस चीज़ को वो पीड़ित परिवार नहीं माना, क्योंकि वो छोटी डोले और छोटे रास्तों से नब्ती हो रही थी। ये कह रहे थे कि जो लंबा पुराना रास्ता है जहाँ कोई हद्दा है 5 गाँव का, वहाँ से नब्ती की जाए, तो इसलिए वो नब्ती नहीं हो पाई और वो काम ऐसे ही रह गया और काम रुका हुआ है वहाँ पर। तो एडीएम साहब कह रहे हैं कि कोर्ट का मैटर है, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। हम ज्ञापन देने आए थे कि इन पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आज हम चाह रहे थे कि वो नब्ती होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, जहाँ हद्दा था वहाँ सही निशानदेही हो जाती, ये अपना काम कर लेते। अगर कोई 1-2 गज की इधर ऊंच नीच थी, तो हमारे तो विद्यमान लोग ये भी आज तैयार थे कि वो भी आज हमने निपटा देना सारा मामला ये, पर वो चीज़ आज नहीं हो पाई। वो बोले कि हमने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। एडीएम साहब बोले हमने ज्ञापन दिया है, हमने इंसाफ की मांग करी है कि हम किसी के साथ गलत नहीं, हम कहते कि किसी के साथ गलत हो, जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। अगर ये अपनी जगह सही है पीड़ित परिवार, तो इनका हक उन्हें मिलना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे को भी नहीं हम दबाना चाहते, ये तो हमारी रीति नीति, हम किसी को दबाते नहीं, कानून का पालन करते हैं। भारतीय किसान यूनियन तो समझौते कराती है और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ खड़ी होती है, और ये खड़ी है पीड़ित परिवारों के साथ और किसी के साथ जास्ती भी नहीं करती। पतरामपुर में जो रास्ते का नंबर था 290 नंबर, उस पर एंक्रोचमेंट था, उनको नोटिस देके और सबके सामने वो एंक्रोचमेंट, आप लोग भी शायद, क्योंकि उस समय मैं यहाँ तैनात नहीं था, लेकिन आप लोग चूँकि स्थानीय पत्रकार हैं, आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि ये एंक्रोचमेंट हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा हटाया गया था और उसमें प्राप्त उनको नोटिस दिए गए थे, सब कुछ चीज़ें हुई थी। इसके पश्चात इनके द्वारा कोर्ट केस किया गया और वहाँ पे जो है हम माननीय न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं। उनके द्वारा 287 नंबर पे पुनर्निर्माण करने के से न ऐसा आदेश किया गया, किंतु इनके द्वारा जहाँ जिस जगह निर्माण किया जा रहा था वो वही जगह थी जहाँ पे हमने एंक्रोचमेंट तोड़ा था।
ये बात आप लोग भी जानते हैं, वहाँ पे अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। तो हमारे द्वारा सिर्फ उनको 290 नंबर्स पे निर्माण करने से रोका गया है, ना कि 287 पे। 287 एक आबादी का नंबर है, जिस पर ऑलरेडी 2 साल पहले स्वामित्व योजना के अंतर्गत सारी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, सर्वे किया जा चुका है। उसके पश्चात भी हमने फिर भी आज सर्वे करके निस्तारण करना चाहा, लेकिन इनके द्वारा भारी लोगों के विरोध के कारण हम पैमाइश नहीं कर पाए और इनके द्वारा उसमें व्यवधान उत्पन्न किया गया। ये हमें सर्वविदित है, आप लोगों को भी विदित है कि वो नंबर जिस पे एंक्रोचमेंट हटाया गया उसी जगह निर्माण करे, तो उससे उनको रोका जाएगा और हम न्यायालय के आदेश की पूरी पालना करेंगे, लेकिन गलत जगह पे अतिक्रमण भी होने नहीं दिया जाएगा। जहां एक तरफ उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं सरकार द्वारा दूसरी तरफ कूड़ालना ग्राम पंचायत में बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। इस प्लांट का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा कि इस प्लांट के लगने से पहाड़ों की खूबसूरत वादियां प्रदूषित हो रही हैं, जिससे पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही, साथ ही स्थानीय निवासियों को तमाम तरह की बीमारियों को झेलना पड़ेगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार तुरंत इस प्लांट को कहीं और स्थापित करे या कहीं इंडस्ट्री एरिया में स्थापित करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने लोगों की मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहला तो आभार व्यक्त करती हूँ मैं आपका कि आप यहाँ उपस्थित हुए, और आरोप ये है कि ये मात्र मुद्दा नहीं है, इस मामले की आप गंभीरता को देखिए, कितने पशु पक्षी इस प्लांट की चपेट में आ रहे हैं, कितने मानव, और पीने के पानी से लेके आबो हवा से लेके पर्यावरण से लेके इतने बड़े नुकसान के बाद इंडस्ट्रियल एरिया ना होते हुए इस प्लांट को स्थापित करना, सरकार को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए था। और जब 95% ग्रामीण इसके विरोध में है, उसके बावजूद भी वहाँ पर प्लांट स्थापित हो जाता है, ये बड़ी शर्म की बात है। पुरजोर विरोध हुआ था, वहाँ के निवासी जो हैं, स्थानीय निवासी भी मेरे साथ उपस्थित हैं जो इसके लिए केस लड़ रहे हैं। अगर केस लड़ने से स्थानीय निवासियों को कहा कि आप चुप रह जाइए, विरोध नहीं कीजिए, उसके बाद भी वहाँ पे प्लांट दिन रात चल रहा है, तो अदालत को तो उस चीज पे भी रोक लगा देनी चाहिए। जन सुनवाई में ये हुआ था जब एसडीएम साहब आए थे और एडीएम साहब आए थे, उनके सामने होता है कि जब ग्रामीण विरोध करेंगे तो ये प्लांट। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।